कुछ किताबें होती हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं और फिर शेल्फ पर रख देते हैं, और फिर कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो सिर्फ किताब नहीं रहती, वो जिंदगी जीने का एक एक ब्लूप्रिंट बन जाती है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो जानकारी है वो एक ऐसी ही किताब के बारे में है जिसने लाखों लोगों की सोच को बदला है, The 7 Habits of Highly Effective People। अब मजे की बात यह है कि ये किताब मतलब कई दशक पहले लिखी गई थी, लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो यही बताते हैं कि इसके सिद्धांत आज भी उतने ही शायद ज्यादा जरूरी हो गए। हाँ, शायद आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में और भी ज्यादा मायने रखते हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन 7 आदतों की लिस्ट बनाना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि असरदार या इफेक्टिव होने का असली मतलब क्या है, और ये आदतें, जैसा कि सारे स्रोत कहते हैं, किसी की जिंदगी को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कैसे बदल सकती हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। भारी है, लेकिन यही इसका सार है। चलिए इसी सबसे बड़े आइडिया से शुरू करते हैं। इस किताब का पूरा ढांचा एक कॉन्सेप्ट पर टिका है, इनसाइड आउट अप्रोच। इनसाइड आउट मतलब अंदर से बाहर। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम अक्सर अपनी समस्याओं के लिए बाहरी चीजों को जिम्मेदार ठहराते हैं। जैसे मेरा बॉस खराब है, सिस्टम ही ठीक नहीं है, या मेरी तो किस्मत ही साथ नहीं दे रही। बिल्कुल यही। हम चाहते हैं कि बाहर सब कुछ बदल जाए तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी। ये है आउटसाइड इन सोच। अच्छा। और इनसाइड आउट इसका ठीक उल्टा है। ये कहता है कि असली और टिकाऊ बदलाव तब शुरू होता है जब आप बाहर की दुनिया को बदलने के बजाय पहले अपने अंदर बदलाव लाते हैं। अपनी सोच में, अपने नजरिए में। हाँ, अपनी सोच में, अपने नजरिए में और अपनी आदतों में। अच्छा, तो मतलब पहले अपने घर को ठीक करो, फिर दुनिया को बदलने निकलो। ये बात तो समझ में आती है। तो फिर ये सफर शुरू कहाँ से होता है? पहली सीढ़ी क्या है? पहली सीढ़ी है खुद पर जीत। स्रोत इन आदतों को 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहली 3 आदतें वो हमें खुद को साधना सिखाती हैं। ओके। और इसकी शुरुआत होती है पहली और शायद सबसे जरूरी आदत से, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव, ये शब्द तो हमने बहुत सुना है, पर इसका असल मतलब क्या है? हम अक्सर कहते हैं कि मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है। क्या ये आदत इसी सोच को चुनौती देती है? बिल्कुल। प्रोएक्टिव होने का ठीक उल्टा होता है रिएक्टिव होना। हाँ, रिएक्टिव होना। अब रिएक्टिव लोग कैसे होते हैं? वो मौसम की तरह होते हैं। अगर बाहर धूप है तो वो खुश हैं, बारिश है तो दुखी। मतलब वो अपने हालात से चलते हैं। हाँ, और दूसरों के व्यवहार से। किसी ने तारीफ कर दी तो अच्छा महसूस हुआ, किसी ने बुराई कर दी तो पूरा दिन खराब। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। जबकि प्रोएक्टिव इंसान वो अपने साथ अपना मौसम लेकर चलता है। वो ये जानता है कि उसके साथ जो होता है और वो उस पर जो प्रतिक्रिया देता है, उसके बीच एक खाली जगह है। एक खाली जगह? हाँ, और उसी जगह में उसकी सबसे बड़ी ताकत छिपी है, चुनने की आजादी। चुनने की आजादी? वो अपने हालातों का गुलाम नहीं बल्कि अपने फैसलों का मालिक होता है। तो मतलब अगर ट्रैफिक में फंस गए तो रिएक्टिव इंसान हॉर्न बजाएगा, गुस्सा करेगा, दिन को कोसेगा। लेकिन एक प्रोएक्टिव इंसान क्या करेगा? शायद कोई ऑडियो बुक सुन लेगा या कोई जरूरी कॉल कर लेगा। एकदम सही पकड़ा। वो उस स्थिति पर ध्यान केंद्रित करेगा जिसे वो कंट्रोल कर सकता है, यानी उसका अपना रिएक्शन। राइट। वो शिकायत नहीं करेगा, वो पूछेगा, ठीक है, अब इस सिचुएशन में मैं सबसे अच्छा क्या कर सकता हूँ? यही वो सवाल है जो बाकी सभी आदतों का दरवाजा खोजता है। ये तो सिर्फ एक आदत नहीं, ये तो पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। ठीक है, तो मान लिया कि मैंने जिम्मेदारी ले ली, मैं अपने फैसलों की मालिक हूँ, पर अब इस नई ताकत का इस्तेमाल कहाँ करना है, किस दिशा में जाना है? और आपका ये सवाल हमें सीधे दूसरी आदत पर ले आता है, बिगिन विद द एंड इन माइंड। यानी कोई भी काम शुरू करने से पहले ये सोचो कि पहुंचना कहाँ है। बिल्कुल, मंजिल के बिना सफर शुरू मत करो। इसे समझने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। सोचिए, आज से कई साल बाद आपके अपने अंतिम संस्कार में लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अरे, आप क्या चाहेंगी कि वो आपको किस तरह याद करें? एक अच्छे दोस्त, एक प्यार करने वाला इंसान, एक ईमानदार प्रोफेशनल, ये कुछ और? ये तो काफी गहरा सवाल है, लेकिन हाँ, ये सोचने पे मजबूर करता है कि आखिर में क्या चीज मायने रखती है, पैसा, पद या रिश्ते। और जब आप ये तय कर लेती हैं कि आपके लिए असल में क्या मायने रखता है, तो वही आपका एंड इन माइंड बन जाता है। आपका पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। हाँ, आपका व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट। फिर आप अपने रोज के फैसले इसी मिशन स्टेटमेंट की कसौटी पर कसते हैं कि क्या मेरा ये काम मुझे मेरी तय की हुई मंजिल के करीब ले जा रहा है या उससे दूर। सही बात। बिना इस स्पष्टता के हम अक्सर दूसरों के एजेंडा पर चलते रहते हैं, और बहुत ऊपर पहुंचने के बाद एहसास होता है कि सीढ़ी तो गलत दीवार पर लगी थी। वाह,
सीढ़ी गलत दीवार पर लगी थी, ये बात चुभने वाली है। तो दूसरी आदत हमें अपनी जिंदगी का नक्शा बनाने को कहती है। लेकिन नक्शा बना लेना एक बात है और उस पर रोज चलना बिल्कुल दूसरी। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग फिसलते हैं। और इसीलिए तीसरी आदत आती है, जो दूसरी आदत का ही मतलब प्रैक्टिकल रूप है, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। जरूरी काम पहले करो। हाँ, ये व्यक्तिगत प्रबंधन के बारे में है। आज की दुनिया में तो ये सबसे बड़ी लड़ाई है, जरूरी काम और फोन के नोटिफिकेशन के बीच। हाँ बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि सेहत जरूरी है, नई स्किल सीखना जरूरी है, लेकिन करते क्या है? घंटों सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या उन कामों में उलझे रहते हैं जो बहुत जरूरी लगते हैं पर होते नहीं। इसी उलझन को सुलझाने के लिए एक बहुत मशहूर टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स का जिक्र है। इसमें कामों को 2 पैमानों पर बांटा जाता है, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। अच्छा, वो 4 बक्से वाला चार्ट। हाँ, ज्यादातर लोग अपना समय या तो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कामों में बिताते हैं, जैसे कोई डेडलाइन आ गई या कोई इमरजेंसी। हाँ, या फिर सबसे खतरनाक बक्से में अर्जेंट पर नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे ज्यादातर फोन कॉल्स, ईमेल्स, मीटिंग्स। हाँ, मीटिंग्स। ये वो काम है जो शोर बहुत मचाते हैं पर असल में आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं जोड़ते। और जो सबसे जरूरी बक्सा है, इम्पोर्टेंट पर नॉट अर्जेंट, वो हमेशा पीछे छूट जाता है। बिल्कुल। और इसी बक्से में वो सारी चीजें हैं जो जिंदगी बदलती हैं। योजना बनाना, रिश्ते बनाना, व्यायाम करना, नई चीजें सीखना। ये काम कभी चिल्लाते नहीं हैं कि मुझे अभी करो, इसलिए हम इन्हें टालते रहते हैं। सही बात है। तो असरदार लोग ना कहना सीखते हैं और जानबूझकर अपना समय इसी दूसरे बक्से में लगाते हैं। तो ये पहली 3 आदतें तो पूरी तरह से खुद को संभालने, खुद को अनुशासित करने के बारे में है। जी। जिम्मेदारी लो, मंजिल तय करो और उस मंजिल की ओर ले जाने वाले काम रोज करो। ये तो हुई खुद पर जीत, व्यक्तिगत जीत। पर हम किसी द्वीप पर तो रहते नहीं, हमें तो लोगों के साथ काम करना है, जीना है। यहाँ ये सिद्धांत कैसे काम करते हैं? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं से कहानी का दूसरा हिस्सा शुरू होता है, सार्वजनिक जीत, पब्लिक विक्ट्री। हाँ, मतलब दूसरों के साथ रिश्ते बेहतर बनाने की आदतें। जब तक आपकी अपनी नींव मजबूत नहीं है, आप दूसरों के साथ मिलकर कुछ बड़ा नहीं बना सकते। और इसकी शुरुआत होती है चौथी आदत से, थिंक विन विन। यानी ऐसा सोचो जिसमें मैं भी जीतूं और तुम भी जीतो। जी। ईमानदारी से कहूं तो ये सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। असल दुनिया में चाहे बिजनेस डील हो या ऑफिस की पॉलिटिक्स, किसी एक की जीत तो दूसरे की हारी होती है ना। यही हमारी कंडीशनिंग है। हमें बचपन से सिखाया जाता है परीक्षा में फर्स्ट आना है, रेस में सबको पीछे छोड़ना है। ये विन लूज की मानसिकता है। ये सोच इस विश्वास पर आधारित है कि सफलता एक केक की तरह है जिसके टुकड़े लिमिटेड हैं। अगर मैंने एक टुकड़ा ले लिया तो तुम्हारे लिए कम बचेगा। बिल्कुल। जबकि विन विन की मानसिकता अबंडेंस मेंटालिटी पर आधारित है, प्रचुरता की सोच। हाँ, ये मानती है कि केक बहुत बड़ा है, सबके लिए बहुत कुछ है। ये सहयोग की भावना है, प्रतिस्पर्धा की नहीं। लेकिन ये तब तक ही काम करेगा ना जब सामने वाला भी ऐसा ही सोच रहा हो। अगर सामने वाला सिर्फ अपनी जीत की परवाह करे तो। आप बिल्कुल सही जगह पर उंगली रख रही हैं। और यहीं पर 5वीं आदत की भूमिका आती है, जिसके बिना चौथी आदत असंभव है। और वो क्या है? सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। यानी पहले सामने वाले को समझो, फिर अपनी बात समझाओ। हम सुनते नहीं हैं, बस अपनी बारी का इंतजार करते हैं। ये लाइन मुझे याद है, मैं खुद इसके लिए दोषी हूँ। हम सब हैं। कोई अपनी समस्या बताता है और मेरा दिमाग तुरंत समाधान सोचने लगता है। तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। और ये सबसे आम गलती है। हम सहानुभूति से नहीं सुनते, हम अपनी आत्मकथा के चश्मे से सुनते हैं। हम सलाह देते हैं, अपनी राय देते हैं, लेकिन हम उस इंसान की भावना और उसके नजरिए को सच में समझने की कोशिश नहीं करते। 5वीं आदत कहती है कि पहले पूरी तरह से बिना किसी फैसले के सामने वाले की दुनिया में उतरने की कोशिश करो। जब उस इंसान को यह महसूस हो जाएगा कि आप उसे सच में समझ रहे हैं, तभी उसका दिमाग और दिल आपकी बात सुनने के लिए खुलेगा। बिल्कुल। तो मतलब विन विन तक पहुंचने का रास्ता ही 5वीं आदत से होकर जाता है। जी हाँ, ये विश्वास बनाने की चाबी है। ठीक है, तो हमने एक दूसरे को समझना शुरू कर दिया, हम विन विन की मानसिकता से काम कर रहे हैं। अब क्या? बिल्कुल। अब हम मिलकर क्या कर सकते हैं? अब हम छठी आदत के लिए तैयार हैं, सिनर्जाइज। सिनर्जाइज, तालमेल से कुछ नया बनाना। इसका मतलब टीम वर्क से कहीं ज्यादा। सिनर्जी का सरल गणित है कि 1 + 1 = 3 या 10 या 100 भी हो सकता है। ये गणित थोड़ा अजीब है। इसे ऐसे समझते हैं, जब 2 लोग
जो एक दूसरे से अलग सोचते हैं, अपनी अपनी राय पर अड़े रहने के बजाय एक दूसरे के नजरिए का सम्मान करते हुए एक समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर एक तीसरा बेहतर रास्ता निकल आता है। ये तुम्हारा रास्ता या मेरा रास्ता नहीं होता, ये हमारा रास्ता होता है, जो दोनों ने अकेले कभी सोचा ही नहीं था। बिल्कुल। सिनर्जी का असली जादू मतभेदों को खत्म करने में नहीं, बल्कि उनका सम्मान करने और उन्हें अपनी ताकत बनाने में है। तो ये 6 आदतें हो गई, 3 खुद को मजबूत बनाने के लिए, 3 दूसरों के साथ मिलकर आगे बढ़ने के लिए। लेकिन ये सब करने में, रोज खुद को अनुशासित करने में, दूसरों को समझने में बहुत ऊर्जा लगती है। ये ऊर्जा कहाँ से आएगी? और यहीं पर 7वीं और आखिरी आदत आती है, जो इन सभी आदतों को जिंदा रखती है। शार्पन द सॉ। अपनी आरी की धार तेज करते रहो। हाँ, वो कुल्हाड़ी वाली मशहूर कहानी, एक लकड़हारा घंटों से पेड़ काटने की कोशिश कर रहा था, पर पेड़ कट नहीं रहा था। हाँ। किसी ने पूछा, तुम रुककर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज क्यों नहीं कर लेते? तो उसने कहा, मेरे पास धार तेज करने का समय नहीं है, मुझे पेड़ काटना है। और हम अपनी जिंदगी में अक्सर यही कर रहे होते हैं। हम काम, परिवार, जिम्मेदारियों में इतना डूब जाते हैं कि जिस औजार से ये सब कर रहे हैं, यानी हमारा अपना शरीर और दिमाग, हाँ, उसी की देखभाल करना भूल जाते हैं। 7वीं आदत कहती है कि खुद को रिचार्ज करना कोई लग्जरी नहीं है, बल्कि जरूरत है। हाँ, जरूरत है असरदार होने के लिए। और ये रिचार्ज कैसे होगा? इसके 4 पहलू बताए गए हैं। पहला, शारीरिक, सही खाना, व्यायाम, आराम। दूसरा, मानसिक, पढ़ना, सीखना, नई चीजें सोचना। तीसरा, सामाजिक या भावनात्मक, अपने जरूरी रिश्तों में समय और ऊर्जा लगाना। और चौथा, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक मतलब चाहे वो ध्यान हो, प्रकृति में समय बिताना हो, या अपनी सबसे गहरी वैल्यू से जुड़ना हो, ये चारों आयाम हमारी बैटरी को चार्ज करते हैं। तो ये सिर्फ एक छुट्टी लेने के बारे में नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में नवीनीकरण की छोटी छोटी आदतें बनाने के बारे में है। बिल्कुल। इसके बिना इंसान बर्नआउट का शिकार हो जाता है। ये आदत सुनिश्चित करती है कि आपके पास बाकी 6 आदतों को जीने के लिए ऊर्जा और क्षमता बनी रहे। सही है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की रेस नहीं। इन सभी आदतों को एक साथ देखने पर मुझे वो पहली बात फिर से याद आ रही है, पहले इंसान बनो, फिर सफल बनो। ऐसा लगता है कि सफलता यहाँ एक मंजिल नहीं, बल्कि एक अच्छे चरित्र और मजबूत आदतों का एक नतीजा है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो रातों रात अमीर बनने या कोई जादुई ट्रिक ढूंढ रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जो समझते हैं कि असली बदलाव एक धीमी, निरंतर और अंदर से शुरू होने वाली प्रक्रिया है। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है, वो ये है कि असली और टिकाऊ बदलाव आदतों से आता है। ये 7 आदतें एक फ्रेमवर्क देती हैं, पहले खुद की जिंदगी को संवारने का और फिर दूसरों के साथ मिलकर कुछ बेहतर बनाने का। बिल्कुल। ये कोई क्विक फिक्स नहीं है, बल्कि खुद को बेहतर बनाने की एक कभी ना खत्म होने वाली यात्रा है। और इसी यात्रा पर मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। बताइए। ये स्रोत हमें 7 आदतें बताते हैं और ये सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। लेकिन अगर किसी को आज, अभी से सिर्फ एक आदत से शुरुआत करनी हो, तो वो कौन सी होगी जो बाकी सभी के लिए दरवाजा खोल दे? क्या ये पहली ही आदत, यानी हर हाल में ये पूछना कि यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, ही वो चाबी है जो बाकी सारी